हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस, आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी चीज़ जिससे आपकी टर्म टू की एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाने वाली है। डिफरेंसेस आते हैं ना, डिफरेंस बिटवीन, बहुत बार हमको क्वेश्चन में करने के लिए कि डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, तो करके आपको आंसर लिखना होता है। अब उसमें हमको प्रॉब्लम क्या होती है, हमको आंसर पता होता है लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि इसमें ये वाला पॉइंट लिखूं तो इसका पॉइंट नहीं मिलता, इसमें ये वाला पॉइंट लिखूं तो इसका पॉइंट नहीं मिलता, है ना। तो हमने इस में हमको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए इसलिए सिंगल डिफरेंस बिटवीन के भी हमने वीडियोस आपको बना के दिए हैं ताकि आप अच्छे से अपने डिफरेंसेस के जो पॉइंट्स हैं वो निकाल सको और एग्जाम में बढ़िया से लिख सको, है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक ही सिंगल वीडियो में सारे डिफरेंस बिटवीन को कवर कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल परेशानी ना आए। अगर आप चाहें तो इसको 1.5 स्पीड पे भी चला के फटाफट से देख सकते हैं क्योंकि एग्जाम है, टाइम हमारे पास में कम है, तो हमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि मिस नहीं करना है ये, है ना। नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बीच में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो आपको ये जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से भी आ सकता है कि हाउ वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना, या इन व्हाट वेज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। या फिर सिंपली डिफरेंशिएट करके भी वो बोल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप डिफरेंस बिटवीन या डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप टेबल फॉर्मेट में ही उनको सॉल्व करो क्योंकि आपके डायरेक्ट पॉइंट्स आएंगे, टू द पॉइंट्स आएंगे, प्रिसाइज पॉइंट्स आएंगे, तो एग्जामिनर को भी चेक करने में आसानी रहेगी और आपके दिमाग में भी फटफट से पॉइंट्स आते रहेंगे। क्लियर। अब इसमें जैसे हमको जैसे पॉइंट्स निकालने हैं ना, तो आपको क्या करना है, ऐसे पॉइंट्स ढूंढने जो जिस तरीके की चीजें इसमें भी हुई है इसमें भी हुई है। जैसे स्टार्ट ये भी हुआ था, स्टार्ट ये भी हुआ था, तो आप लिख सकते हो, है ना, कि किस कारण से इसको स्टार्ट किया गया था और इसको किस कारण से स्टार्ट किया गया था। फिर लोगों के पार्टिसिपेशन लिख सकते हो आप इसके अंदर, कैसे विड्रॉ किया गया ये आप लिख सकते हो इसके अंदर। तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना। एक एक करके पॉइंट बना के हम उसी को लिख लेते हैं। शुरू ये कहां पे हुआ था, लॉन्च्ड आफ्टर नागपुर सेशन इन 1921 एंड इट वाज लॉन्च्ड विद सॉल्ट मार्च इन 1930, है ना। वही इसको शुरू क्यों किया था, ताकि ब्रिटिशर्स के साथ में हम इतना लंबा समय से जो कॉपरेट किए जा रहे हैं, अब गांधी जी को एहसास हुआ कि नहीं यार ये कॉपरेशन हमको हटाना है, हमको उनके साथ में कॉपरेट अब बिल्कुल भी नहीं करना है। वही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या मतलब था, दे वांटेड टू डिसोबे ब्रिटिश ऑफिशियल्स कि अब तो तुम जाओ, है ना, मतलब अब हम तुमको ओबे ही नहीं करने वाले बिल्कुल भी, अब हम हमारे हिसाब से हमारा काम देखेंगे। तो meant to disobey British officials on a large scale, है ना। तो अब एक एक पॉइंट बन गए कि ये किस कारण से हुआ था, ये किस कारण से हुआ था, ये कैसे शुरू हुआ, ये कैसे शुरू हुआ। अब यहाँ पर जो है स्टार्ट विथ क्या हुआ था, हिंदू मुस्लिम जो है वो उनका यूनाइटेड स्ट्रगल चाहिए था हमको, है ना। हिंदू मुस्लिम्स का हमको यूनाइटेड स्ट्रगल चाहिए था और हमने क्या उठाया था, खिलाफत इशू उठाया था। वहीं यहाँ पर हम देखें तो हमको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन चाहिए था, है ना। यहाँ पर गांधी जी ने क्या बोला था कि यार हम कर तो रहे हैं बहुत सारा कुछ, लेकिन जब तक हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं होगी तब तक कुछ भी अच्छे से नहीं चलने वाला। तो हमने हिंदू मुस्लिम यूनिटी लाने के लिए खिलाफत इशू को साथ में मिलाया था। वहीं यहाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक आते आते ऐसा लगने लगा था कि अब ना लोग स्वराज को अपने अपने हिसाब से ले रहे हैं, अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि स्वराज क्या है ना। कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो अब गांधी जी वांटेड कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, तो टू गैदर लार्ज पार्टिसिपेशन दे टुक वाइड रेंजिंग डिमांड्स, जैसे कि सॉल्ट टैक्स वाली डिमांड उन्होंने अपने जो 11 डिमांड्स थी उसके अंदर रखी और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की। क्लियर। यहाँ पर लार्ज स्केल मुस्लिम पार्टिसिपेशन देखने को मिला था, क्यों, क्योंकि खिलाफत इशू था। आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है ना। यहाँ पर लार्ज स्केल मुस्लिम पार्टिसिपेशन इसीलिए देखने को मिला था क्योंकि खिलाफत इशू था, तो मुस्लिम पार्टिसिपेशन था ही, लेकिन यहाँ पर खिलाफत इशू क्योंकि फेल हो चुका था तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक आते आते अब मुस्लिम जो है वो थोड़ा सा एलिनिएट होने लगे थे क्योंकि उनको लगने लगा था कि हिंदू महासभा से जुड़ने लगे हैं हम, है ना, हम इन द सेंस कांग्रेस। तो कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा हिंदू महासभा से जुड़ने लगी है, इसलिए लिमिटेड हो गया था मुस्लिम पार्टिसिपेशन। तो अगर आप हिंदू महासभा वाली चीज लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो सिंपली लिमिटेड मुस्लिम पार्टिसिपेशन भी लिख सकते हो। यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो लार्ज स्केल मुस्लिम पार्टिसिपेशन। एक वुमेन वाला पॉइंट भी लिख सकते हो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक वुमेन का पार्टिसिपेशन लिमिटेड, उल्टा था,
है ना। मुस्लिम यहाँ पर ज्यादा पार्टिसिपेशन था तो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कम था, यहाँ मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन कम था तो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा था, है ना, क्योंकि सॉल्ट की बात हो रही थी ना इधर, तो हमको ऐसा लगा ये नमक वमक ये तो हमारी चीज है ना। तो सॉल्ट लॉ जब ब्रेक करने की बात हुई तो फिर जो अपने वुमेन्स है वो उन्होंने काफी हद तक पार्टिसिपेशन दिखाया था। यहाँ पर जो विड्रॉ हुआ था ये किस कारण से हुआ था, चौरी चौरा पे वायलेंस हो गया था भाई, एकदम मारा मारी जैसी स्थिति हो गई थी। स्थिति क्या हो गई थी, हो ही गई थी, तो इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया था। वहीं यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा वुमेन्स चिल्ड्रंस को अरेस्ट कर लिया था। फिर गांधी जी को बोला कि आप या तो ना इनको अगर आपको इनको छुड़वाना है तो आप गांधी इरविन पैक्ट साइन करो और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए राजी हो जाओ, तो हम इनको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। तो फिर गांधी इरविन पैक्ट जो है वो साइन हुआ और वुमेन्स और चिल्ड्रंस को अरेस्ट से निकालने के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक दिया गया। क्लियर है, समझ में आया। तो ये क्या हो गया हमारा हिस्ट्री में से एक डिफरेंस, दैट इज नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगर आपको सिंपली ऐसे भी पूछा जाता है ना कि आपको क्या लगता है क्या अंतर था दोनों मूवमेंट्स में, तो आप तब भी सेम आंसर लिख सकते हो अच्छे से। और कुछ रेलेवेंट एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप डाल सकते हो, बाकी दीज आर मोर देन सफिशिएंट, है ना। इससे ज़्यादा पॉइंट्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो पॉइंट्स भी इतने लिखना है जितनी मार्क का हो। 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट्स का डिफरेंस बना के आना, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 डिफरेंस बना के आना, है ना। 1 या 2 नंबर के डिफरेंस है तो फिर आप 1 या 2 डिफरेंस बना सकते हो। अब जैसे पिकेटिंग और बॉयकॉटिंग हो गया, तब इसमें तो 1 से ज़्यादा डिफरेंस निकलेगा ही नहीं, भले 2 नंबर में वो दे दे तो कोई बात नहीं, फिर चलेगा। लेकिन अगर बन रहे हैं डिफरेंस, आप बना सकते हो, देख सकते हो, आपको ध्यान आ रहे हैं कि हाँ बन जाएंगे, तो आप जितने मार्क्स है ना उतने नंबर ऑफ डिफरेंस आप बनाकर आ जाना, ठीक है। पिकेटिंग कई बार तो क्या होता है डिफरेंसेस में ज्यादा परेशानी मुझे तो इसलिए नहीं आती थी क्योंकि पहली वाली लाइन में तो आप डेफिनेशन ही लिख दो, है ना, और आखिरी वाला जो भी डिफरेंस बन रहा है उसमें एग्जाम्पल लिख दो। तो यू हैव टू राइट एग्जाम्पल्स इफ पॉसिबल। अब यहाँ पर आप क्या एग्जाम्पल लिखोगे, इफ पॉसिबल बोल रही हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख नहीं सकते हैं, यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल लिख नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे हम एग्रो बेस्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज लिखेंगे तो उसमें हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो जहां पर पॉसिबल है वहां पर हमको एग्जाम्पल्स लिखना ही लिखना है। क्लियर। पिकेटिंग और बॉयकॉटिंग में देखिए तो इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस ऑफ टू अ शॉप और अ फैक्ट्री, है ना। शॉप फैक्ट्री भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिसमें लोग क्या करते हैं, पिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मतलब हमने क्या लिकर शॉप, पिकेट लिकर शॉप की बात की थी हमने। तो लिकर शॉप क्या होता है, अपनी टन टन वाले, ठीक है। तो लिकर शॉप के बाहर खड़े हो जाते हैं, इकट्ठा धरना प्रदर्शन करते हैं कि अंदर ना जाने पाए लोग खरीदने वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, पिकेट करना। वहीं बॉयकॉट करना क्या होता है कि रिफ्यूज करना कि हम इससे एसोसिएट नहीं करेंगे या हम ये चीज़ नहीं खरीदेंगे। अब उसके लिए आपको दुकान के बाहर धरना लगाने की जरूरत नहीं है, पर आप नहीं खरीद रहे हो। जैसे हमने चाइनीज टॉयज को बॉयकॉट किया, इन द सेंस क्या हमने चाइनीज टॉयज की दुकानों के सामने धरने लगाए, नहीं लगाए। हमने बोला घरों में बैठे बैठे कि अगली बार जब भी हम टॉयज खरीदेंगे या कुछ भी ऐसा सामान खरीदेंगे मेड इन चाइना वाला नहीं खरीदेंगे, हम मेड इन इंडिया वाला खरीदेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं। अब भले वो टॉयज हो, इलेक्ट्रिक आइटम हो या कोई भी अप्लायंसेस हो। तो हम क्या बोल रहे हैं, हमको वहां जाने की जरूरत नहीं है, हमने अपना माइंडसेट बना लिया है कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं। जैसे हमने स्वदेशी मूवमेंट में माइंडसेट बना लिया है कि हम जो मैनचेस्टर से आया हुआ मिल्क क्लॉथ है उसको नहीं खरीदेंगे, हम जो स्वदेशी यहाँ पे बना हुआ कपड़ा है हम उसी को खरीदेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, द रिफ्यूजल टू डील एंड एसोसिएट पीपल इन एक्टिविटीज और बाय एंड यूज थिंग्स यूजुअली अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। इट इज यूजुअली अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। क्लियर है, समझ में आया। तो सिंपली डेफिनेशन आपको आपके एनसीईआरटी के छोटे छोटे डब्बों में भी दी हुई है। बाकी अंतर मैं बता देती हूँ, यहाँ पर आप जाते हो वहाँ पे बाकायदा खड़े हो जाते हो कि अंदर नहीं जाने देंगे, और यहाँ पर ऐसा है कि आपको कहीं धरना वरना देने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना माइंडसेट बना लिया है कि हम इन चीज़ों से डील नहीं करेंगे, हम एसोसिएट नहीं करेंगे, हम नहीं खरीदेंगे, इज बॉयकॉटिंग। क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फ्रॉम ज्योग्राफी, है ना। ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो हमको कुछ ऐसे डिफरेंसेस दिख रहे हैं, जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज पे हमको डिफरेंस दे दिए, है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपल डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। डेफिनेशन के साथ में आप एग्जाम्पल लिख दो। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती है, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है ना। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, तो दे ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल कॉटन, जूट,
सिल्क, वुलन, रबर, कॉफी, टी, एडिबल ऑयल, ये सब इनका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से ही आता है ना। कॉटन भी अपन खेतों में ही उगाते हैं, ठीक है, सिल्क भी हम रेयर ही करते हैं, ठीक है, साथ में वुल, जूट, ये सब भी हम क्या करें, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ही हैं। अब आप बोलोगे वुल और सिल्क कहाँ एग्रीकल्चर है, ये तो लाइफ स्टॉक एनिमल से आते हैं, तो वो भी तो है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ही ना, फार्मिंग तो उसी में आती है। अब आप सिल्क रियरिंग को भी बोल सकते हो उसके अंदर, आप वुलन को भी बोल सकते हो, तो ये होता सब उधर से ही। क्लियर? तो ये सारी इंडस्ट्रीज क्या कहलाएंगे? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। वही मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या कहलाएंगी? ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल मिनरल से आता है ना। जैसे कि क्या हो गया हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, मैकेनिकल या फिर मशीन टूल, पेट्रोकेमिकल, इन सब के रॉ मटेरियल कहाँ से आते हैं? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज से आते हैं। तो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई। एग्जाम्पल में आपको लोड लेने की जरूरत ही नहीं, आपने डेफिनेशन लिखी तो एग्जाम्पल अपने आप आपके दिमाग में आएंगे। अब देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक सिंपल सा डिफरेंस है जो आपको आ सकता है। आप देखोगे कि जैसे एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज है, ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, उसके दो क्लासिफिकेशन है। अब ऐसे हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशन देखे हैं। कैसे कैसे क्लासिफिकेशन देखे हैं कि अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, है ना, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमने देखी, हैवी और बल्की इंडस्ट्री हमने देखी, ठीक है, हमने ओनरशिप के बेसिस पे 4 इंडस्ट्रीज देखी। तो इनके ऊपर भी डिफरेंस आ सकता है। मैंने आपको तरीका बता दिया है। सिमिलर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन बेसिस ऑफ अदर क्लासिफिकेशंस एज वेल, है ना। तो आपको तरीका क्या रखना है, आपको इन पांचों क्लासिफिकेशन में से किसी भी क्लासिफिकेशन के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सिंपल से डेफिनेशन लिख देनी है दोनों की, और दोनों के एग्जाम्पल लिख देने हैं। डेफिनेशन हम बहुत अच्छे से याद कर चुके हैं और उनके नाम में ही उनकी डेफिनेशन है, अलग से आपको याद करें। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है तो प्राइवेटली ओन्ड होती है, पब्लिक है तो पब्लिकली ओन्ड, मतलब गवर्नमेंट या इंडिविजुअल और गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड होती है, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं, जॉइंट जो है इंडिविजुअल और मतलब जॉइंट होती है गवर्नमेंट द्वारा, पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट द्वारा होती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऐसे सिंपल तरीके से अपने अपने दिमाग में आप रख लेना। जॉइंट में आप ऑयल का एग्जाम्पल लिख सकते हो, प्राइवेट और पब्लिक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। हैवी और जो है अपनी मतलब लाइट इंडस्ट्रीज होती है, तो वो मटेरियल के अनुसार, जिनका हैवी मटेरियल है तो वो हैवी में आ जाएगी, लाइट है वो लाइट में आ जाएंगी। तो सिंपल है, आपको अलग से कुछ दिमाग एक्स्ट्रा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। आप जो शब्द है, जैसे यहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री था तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चरल बेस्ड है, ये मिनरल बेस्ड है, ये बस, और कुछ भी नहीं। तो आपको वो भी थोड़ा सा एक बार आप साथ साथ में पढ़ लेना। क्लियर? मतलब मैं एक्स्ट्रा नहीं खींचना चाहती थी इस वीडियो को, इसलिए कहीं कहीं और भी मैंने सिमिलर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड मैं आपको साथ साथ में बताते चलूंगी, तो आप उसको ना देखते रहना। क्लियर? अब फिर वो एक हर किसी को हम डिस्कस करने बैठेंगे तो फिर आप डिफरेंसेस पे अटके रह जाओगे, आपका बाकी चैप्टर जो है वो छूट जाएंगे, है ना। तो हमको ऐसा नहीं करना है। मिनी स्टील प्लांट्स और इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स क्या होते हैं, इसमें हमको 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपको, है ना। मिनी स्टील प्लांट्स क्या होते हैं? मिनी मतलब क्या होता है? छोटा, है ना, तो छोटे स्टील प्लांट्स, ठीक है, तो दीज आर स्मॉलर स्टील प्लांट्स। और इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स क्या होते हैं? दीज आर लार्जर, ये स्मॉलर है तो जाहिर सी बात है, डिफरेंस पूछा है तो ये इसका उल्टे हो तो लार्जर स्टील प्लांट्स। वही यहाँ पर हम देखें तो मिनी स्टील प्लांट्स क्या करते हैं, जो बचा कुचा आयरन होता है ना, उससे स्टील बनाने की कोशिश करते हैं। देखो स्टील बनाने के लिए हमको आयरन और कोकिंग कोल और लाइमस्टोन की जरूरत पड़ती है, तो मिनी स्टील प्लांट्स में जो आयरन और हम ले रहे हैं, तो वो आयरन जो है, जो बचा कुचा स्क्रैप होता है या फिर स्पॉन्ज सॉफ्ट सा आयरन होता है, उससे कुछ कुछ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वेस्ट ना जाए, है ना। तो ये किस में आ जाएगा? मिनी में। वहीं इंटीग्रेटेड में क्या होता है? रॉ मटेरियल, बेसिक रॉ मटेरियल को यूज किया जाता है फॉर मेकिंग द स्टील, मतलब जो भी अच्छा क्वालिटी का है उसको हम इसके अंदर यूज करते हैं। यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेसेस जो होते हैं ना, वो बड़े बड़े, ठीक है, वो ऐसे आपने फोटो में हमने देखे हैं, है ना। मैंने आपको जब इंडस्ट्रीज टॉपिक वाइज करवाई थी तो पीछे पिक्चर भी लगाई थी उसमें, ठीक है। तो ये ब्लास्ट फर्नेस में इसमें काम होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंडक्शन फर्नेसेस में काम होता है। बस फर्नेसेस मतलब जिसमें वो सिगड़ी जैसी होती है ना, समझ रहे हो, आग वाग लगाते हैं जिसमें फिर प्रोसेसिंग करते हैं, तो यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेसेस यूज होते हैं। और यहाँ पर क्या यूज होते हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रिक और इंडक्शन फर्नेसेस यूज होते हैं। बस सिंपल इतना सा। क्लियर? तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए मिनी और इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स के। अब यहाँ पर अगर हम और बात करें हमारे लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी वाले चैप्टर से,
तो नेशनल हाईवेज हमको देखने को मिलते हैं, स्टेट हाईवेज देखने को मिलते हैं। अब ये फिर से ना क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन रोड्स के ऊपर ही डिफरेंसेस है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको नेशनल और स्टेट हाईवे के बीच में ही पूछा जाए। दे में आस्क कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और नेशनल हाईवे में क्या डिफरेंस है, या बॉर्डर रोड्स और अदर रोड्स में क्या डिफरेंस है ना, या डिस्ट्रिक्ट रोड स्टेट रोड में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आपको ऐसे पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन की सिंपल डेफिनेशन याद रखनी है, ऊपर डेफिनेशन अपने को बता देनी है, और यहाँ पर ऐसा है कि आपको सब में कौन मेंटेन करता है ये बताया हुआ है। तो जो अगला डिफरेंस है वो उनके मेंटेनेंस का हो जाएगा। एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको मेंटेनेंस का एग्जाम्पल देना है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नेशनल हाईवेज क्या होते हैं, ऐसे हाईवेज जो कि कंट्री के एक्सट्रीम पार्ट्स को लिंक करते हैं। वहीं स्टेट हाईवेज क्या करते हैं, जो स्टेट का कैपिटल है, जैसे एमपी में हम बात करें तो भोपाल से बाकी सारी सिटीज को जो कनेक्ट करते हैं हाईवेज, वो क्या कहलाते हैं, स्टेट हाईवेज कहलाते हैं। कनेक्ट स्टेट कैपिटल विद रेस्ट ऑफ द सिटीज। ये कौन मेंटेन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वही बना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही ध्यान रखती है। सीपीडब्ल्यूडी इसको क्या करता है, मेंटेन करता है। वहीं यहाँ पर हम देखें तो ये हाईवेज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट इसको रन करती है और पीडब्ल्यूडी इसको चलाता है। क्लियर? सिमिलर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन अदर क्लासिफिकेशन एज वेल। क्लियर है? जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज एक तरफ दे दिया तो उनको कौन मेंटेन करता है, एनएचएआई, है ना। आपको डिस्ट्रिक्ट रोड्स का दे दिया तो कौन करता है, जिला परिषद उसको उसका ध्यान रखता है। समझ में आ रहा है कि बॉर्डर रोड दे दिया तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन उसको मेंटेन करता है। तो सेकंड पॉइंट्स इनके मेंटेनेंस के, और फर्स्ट पॉइंट जो इनके डेफिनेशन है कि रोड्स कहाँ से कहाँ तक चलती हैं, तो डेफिनेशन लिख देना। क्लियर? ध्यान रखना, मिस मत करना, साथ साथ में ही करते जाओ, है ना। मैं जैसे से बताते जा रही हूँ वैसे ही अपनी कॉपी लो और बस साथ साथ में क्विक रिवीजन, एकदम बिल्कुल लोड नहीं लेना, घंटों तक याद नहीं करना अपने को हिंदी में पॉइंट्स बनाने और अपने दिमाग में रखने, इसका ऐसा, इसका ऐसा, इसका ऐसा, इसका ऐसा, बस हिंदी में पॉइंट्स बनाओ। आप बिल्कुल ऐसे चाटो मत इसको, कोई भी आंसर को हमको चाटने की जरूरत नहीं है। और अब जो है वो पीक टाइम है, अब एग्जाम आई गई है, बिल्कुल अभी यहीं पे है, तो अब बिल्कुल लाइन बाय लाइन चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पॉइंट्स पता होते हैं कि इसके अंदर ये है, ये है, ये है, तो आप एग्जाम में फट से उनके पॉइंट्स बना पाते हो। अगर लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड रटने की कोशिश करते हो तो फिर वहाँ पर ना वो शब्द ढूंढने में हमारा आधा टाइम वेस्ट हो जाता है। मेटल और अनमेटल रोड्स की बात करें तो मेटल रोड्स कैसी होती हैं, ऐसी रोड्स जो कि सीमेंट, कंक्रीट और बिटुमिन ऑफ कोल से बनी होती है, और वहीं ऐसी रोड जो कि मिट्टी, पत्थर इनसे मिलके बनी होती है ना। आपने देखी हो कि येलो येलो कलर की गांव वगैरह में आप जाते हो तो खेतों के बीच में ऐसा रास्ता निकला होता है ना, धूल मिट्टी वाला जो रास्ता होता है वो क्या है, वो अनमेटल रोड है। वहीं जहाँ पर आपको काली काली रोड दिखती है ना, वो क्या है, मेटल रोड है। अब ये जो काली काली रोड होती है ना, ये ऑल वेदर रोड होती है, ऑल सीजन या ऑल वेदर रोड होती है कि हर सीजन में चल जाती है। वहीं ये जो मिट्टी वाली रोड्स होती हैं, इसमें पानी आया कि कीचड़ कीचड़ हो जाएगा, ठीक है, आपको चलना मुश्किल हो जाएगा, गाड़ी निकालना तो दूभर हो जाएगा। तो ये ऑल सीजन रोड्स नहीं होती है, दीज आर आउट ऑफ यूज इन रेनी सीजन, और ये क्या है, ऑल वेदर रोड्स है, मतलब हर वेदर में ये चल जाती है। क्लियर है कि नहीं? तो मेटल्ड और अनमेटल्ड रोड्स हो गए। वहीं मास कम्युनिकेशन और पर्सनल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है ना, देखो मास, सिंपल से समझो आप, सिंपल सा लॉजिक लगाओ। मास कम्युनिकेशन, मास मतलब इस टर्म का मतलब क्या, ऐसे मास तो अपना बहुत सारा अलग अलग मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर हम किसकी बात करें, जो बल्क में होता है ना, ठीक है, मतलब बहुत सारा होता है। तो मास कम्युनिकेशन मतलब क्या, कि आप बहुत सारे मासेस से एक साथ बात कर सकते हो, अपनी बात जो है वो कन्वे कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी आपसे कर रही हूँ, है ना। आप जितने बच्चे चाहें उतना मेरी बात को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे भी शेयर कर सकते हैं। तो मेरे को एक बार बोलने की ज़रूरत है, सबको अलग अलग जाके बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार बोल रही हूँ और सबको अलग अलग टाइम पे जब वो चाहे तब मुझे सुन पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया। वहीं हर बात ऐसी नहीं होती ना कि अपन सबको बोलना चाहें, है ना। कुछ पर्सनल बातें भी होती है जो हम किसी से ही करना चाहते हैं, किसी को बोलना चाहते हैं कि भैया आप ये चीज़, अपनी ये चीज़, आप में से मेरे को किसी को कुछ बात बोलनी है, सबको नहीं बोलनी हो, है ना, या आपको मुझसे कुछ कहना हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप किसी 1 to 1 से कनेक्ट करना चाहते हो, है ना, किसी सिंगल पर्सन से कनेक्ट करना चाहते हो, तो वो क्या कहलाता है, पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। मतलब हम हमारी पर्सनल बात करना चाहते हैं, हम जगत को नहीं सुनाना चाहते। क्लियर? तो मास कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगा, इट एनेबल्स मिलियंस ऑफ पीपल टू गेट द इन्फॉर्मेशन एट द सेम टाइम और टू कनेक्ट विथ मासेस भी आप लिख सकते हो। वहीं यहाँ पर इट इज
द इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल्स ओनली, है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का अच्छा तरीका है और ये डायरेक्ट कांटेक्ट बनाने का अच्छा तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल डाल दो, इसमें रेडियो, टेलीविजन, सोशल नेटवर्किंग, बिल बोर्ड, मैगजीन, न्यूज़पेपर सब आ जाता है, मतलब प्रिंट मीडिया भी आ जाता है और अपना कम्युनिकेशन भी आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें भी प्रिंट मीडिया और बोलना चलना सब आ जाएगा, पर प्रिंट मीडिया में क्या क्या आता है, अपना पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विसेज, और इधर बोलने में टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, शॉर्ट मैसेजेस, ईमेल्स, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। तो ईमेल्स भी हम क्या करते हैं, 1 to 1 देते हैं ना, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन। इकोनॉमिक्स में से अगर हम बात करें कि कौन कौन से क्वेश्चंस और हमको डिफरेंसेस पे आ सकते हैं, तो एक तो मैं बच्चों को बोलते सुना है कि मैम फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है। तो हम मिस नहीं करते हैं, हम कर लेते हैं, क्योंकि एज इन आपको ये जो क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो कि वो डिफरेंसेज में ना आकर आपको सिंपल डेफिनेशन भी वो पूछ सकते हैं। मान लो मास कम्युनिकेशन की उन्होंने डेफिनेशन ही आपसे पूछ ली है ना, या व्हाट डू यू मीन बाय मास कम्युनिकेशन, तो आपको ये नहीं लिखना है, लेकिन हाँ देखो आपके 3 पॉइंट ये आसानी से बन जाएंगे ना, तो आपका वेस्ट कुछ भी नहीं जाना है। आप बोलोगे कि आना तो एक आध डिफरेंस ही है, इतना सारा फिर करने की क्या जरूरत। अरे बच्चा, आना भले एक है, लेकिन पर्सनल कम्युनिकेशन में पूछ लिया तो आप इतना लिख के आ जाना। आपको देखो डायरेक्ट पॉइंट्स यहाँ से मिल रहे हैं, है ना। वही मेटल डन मेटल रोड या क्लासिफिकेशन पूछ लिया ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड, ठीक है, तो आपको मेटल डन मेटल दोनों लिखना पड़ेगा और ये दोनों चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, है ना। तो कुछ भी वेस्ट नहीं है यहाँ पे। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के बारे में आपसे पूछ लिया, डेफिनेशन में पूछ लिया, तो आपके पॉइंट्स बने बनाए हैं, आपको सिर्फ वहाँ पर लिख कर आना है, क्लियर। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है, डिफरेंसेस में भी आ सकते हैं और ऐसे डेफिनेशंस भी आ सकती हैं, तो आप बिल्कुल इनको मिस मत करना। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जो है वो जब हम पैसा लगाते हैं ज़मीन, मशीन, लैंड, बिल्डिंग और इन सबको खरीदने के लिए, तो ये क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब यही पैसा हम अपनी कंट्री के अलावा किसी दूसरी कंट्री में लगा रहे होते हैं, है ना। व्हेन अ कंपनी और इंडिविजुअल फ्रॉम वन नेशन इन्वेस्ट इन असेट और ओनरशिप स्टेक्स ऑफ अ कंपनी बेस्ड इन अनदर नेशन, ऐसी कंपनी के सामान में, ऐसी कंपनी के स्टेक में हम पैसा लगा रहे हैं जो कि दूसरे नेशन में बेस्ड है, मतलब वहाँ पर सेटअप है वो, ठीक है। तो ये ऐसा इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में पैसा जो है वो विद इन कंट्री फ्लो होता है, लेकिन जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट में है, इसमें पैसा जो है वो हमारी कंट्री से बाहर जाता है, दूसरी कंट्री में हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल से डिफरेंस है। अब यहाँ पर फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है या डेफिनेशंस पूछी जा सकती है, आपको समझाने के लिए बोला जा सकता है। तो फॉरेन ट्रेड में क्या होता है, फॉरेन ट्रेड क्या, सिंपल सी बात है ना, ट्रेड अलग है और इन्वेस्टमेंट अलग है, तो अंतर तो वैसे ही बहुत सारा है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। ट्रेड का मतलब क्या होता है ना, चीज़ों का खरीदना बेचना, ठीक है। तो ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल। अब जब इसके आगे देख, ट्रेड का मतलब मैंने समझा दिया, अब फॉरेन का मतलब क्या होगा कि जब आप वही चीज़ दूसरी कंट्री में कर रहे हो, है ना। तो जब आप गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, इनका ट्रेड जो है वो कंट्रीज, बिटवीन 2 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कर रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा, फॉरेन ट्रेड कहलाएगा। ये इसमें पैसा जो है वो विद इन कंट्री बोथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स जो होता है वो किसके बीच में होता है, 2 कंट्रीज के बीच में होता है, ठीक है। अब वो पैसा भी शेयर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या क्या लिखा है, गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल, तो फिर हमको यहाँ पे भी बताना पड़ेगा ना कि रॉ मटेरियल है, फिनिश प्रोडक्ट जो भी हम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। वही फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो वही है जो अभी हमने पहले पढ़ा, है ना, क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, फॉर्मल सेक्टर लोन्स और इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर्मल सेक्टर लोन्स इनफॉर्मल से क्यों अच्छा है, तो भी आप ये लिख सकते हो, ठीक है, तो भी लिख सकते हो आप ये। साथ ही में आपसे ये पूछा जा सकता है कि फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर से कैसे अलग है, तो भी आप ये लिख सकते हो। आपको सिंपल फॉर्मल सेक्टर की वर्किंग भी पूछी जा सकती है, तो आप सिंपल ये लिख के आ जाना। इनफॉर्मल की पूछी गई तो सिंपल ये लिख के आ जाना। मतलब हमारे डिफरेंसेस में ही बहुत सारी चीज़ें कवर हो रही है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या अंतर बन सकता है, जब हम लोन बैंक और कोऑपरेटिव से लेते हैं तो फॉर्मल सेक्टर लोन कहलाता है, वहीं जब हम लोन मनी लेंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉयर, फ्रेंड्स, रिलेटिव से लेते हैं तो वो इनफॉर्मल से कहलाता है। अच्छा, ये शब्द में कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, तो कंफ्यूज मत होना, वही है फॉर्मल सेक्टर लोन्स। इनफॉर्मल सेक्टर सोर्स ऑफ क्रेडिट,
तो वही है इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स, है ना। कंफ्यूज मत होना कि कुछ अलग सा पूछ लिए, ऐसा नहीं है, वही चीज़ है। यहाँ पर सुपरवाइज कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई लिख के मत आना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरा लिखना। यहाँ पर सुपरविजन के लिए कोई भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सोशल वेलफेयर जो है वो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि लोगों का भला हो, कम से कम इंटरेस्ट रेट पे हम पैसा दें ताकि लोग जो है वो अपनी स्थिति से उभर के आगे बढ़ पाए। यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो उनका मेन काम होता है कि हम पैसा देंगे, ब्याज ज़्यादा लेंगे तो हमारा पैसा भी जो है वो काम पे लगा हुआ है, तो हमको क्या मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जितना ब्याज मिलेगा उतना पैसा हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाएंगे, है ना। यहाँ पर अफोर्डेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लोग चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट रेट ऐसा होता है कि हाँ बंदा अफोर्ड कर सकता है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगा रहे होते हैं ये लोग, ठीक है। वहीं यहाँ पर अगर आपने पैसा रीपे नहीं किया तो फिर वो कोलैटरल को बेच के पैसा जनरेट कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपने पैसा रीपे नहीं किया तो आके मार कूट के आपकी बेइज्जती भी करके जाएंगे, तो उनको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि कोई सुपरवाइज करने के लिए नहीं है, ठीक है। इसीलिए फॉर्मल सेक्टर्स जो है वो किससे अच्छे हैं? इनफॉर्मल सेक्टर से अच्छे हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपको समझना है कि आंसर हमको कैसे लिखना है, ठीक। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोऑपरेटिव्स में क्या अंतर है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें ज़रूरी नहीं कि उनके मेंबर्स का सेम ऑक्यूपेशन हो। यूजुअली नेबरहुड जो भी अड़ोस पड़ोस में जो महिलाएं होती है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेती हैं, पर जो कोऑपरेटिव्स होते हैं ना इनका ऑक्यूपेशन सेम होता है, ठीक है। ये जहाँ से भी अपनी कमाई कर रहे होते हैं वो सेम होता है। जैसे फार्मर्स है तो उन्होंने अपना कोऑपरेटिव ग्रुप बना लिया, कोई बिजनेसमैन है तो उन्होंने अपना कोऑपरेटिव ग्रुप बना लिया, तो वो सेम ऑक्यूपेशन को बिलोंग करते हैं। ये इनका बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। द ग्रुप ऑफ रूरल वुमेन हु बिलोंग टू डिफरेंट ऑक्यूपेशन, दे मे बी हाउस मेड्स, लेबरर्स, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? दे आर अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल यूजुअली बिलोंगिंग टू सेम प्रोफेशन एज फार्मिंग, है ना। तो यहाँ पर हो सकता है ऐसा। अब अगर इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाए तो आप ये डिफरेंस लिख सकते हो, पर कई बार आपको इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी भी पूछी जा सकती है, या ऐसे ही पूछा जा सकता है स्टेट वन डिफरेंस एंड वन सिमिलैरिटी बिटवीन सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड कोऑपरेटिव। तो डिफरेंस तो हमने बता दिया, सिमिलैरिटी हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों जो है वो बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं एज कम्पेयर टू मनी लेंडर, इसीलिए लोग जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोऑपरेटिव्स में ऑर्गेनाइज होने की कोशिश आजकल करते हैं। क्लियर? वन पार्टी, टू पार्टी सिस्टम, थ्री पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम की अगर हम बात करें तो देखो आपको डिफरेंस ऐसे पूछा जा सकता है, इन दोनों का डिफरेंस बता दो, या इन दोनों का डिफरेंस बता दो, या इन दोनों का डिफरेंस बता दो, है ना। ऐसे पूछ सकते हैं, या फिर पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द पार्टी सिस्टम्स दैट आर ऑब्जर्व्ड इन द वर्ल्ड। तो फिर आपको तीनों लिखने, है ना, तो आपको तीनों लिख के आने। अगर ऑल पार्टी सिस्टम्स ऑब्जर्व्ड इन द वर्ल्ड बोला है तो फिर आपको तीनों लिख के आने इसी तरीके से। क्लियर है? हाँ, ये तरीके हो सकते हैं पूछने के, ठीक। तो वन पार्टी सिस्टम क्या होता है? ऐसा पार्टी सिस्टम जिसके अंदर सिर्फ एक ही पार्टी को अलाउड होता है कंट्रोल करने के लिए और गवर्नमेंट को रन करने के लिए। वहीं टू पार्टी सिस्टम क्या होता है? ऐसा पार्टी सिस्टम जिसमें पार्टीज तो होती हैं लेकिन सिर्फ दो पार्टीज के ही चांस होते हैं टू कम टू पावर, है ना, और टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारी पार्टीज इस झगड़े में लगी होती हैं या कंपटीशन में होती हैं। सेवरल पार्टीज compete फॉर पावर एंड मोर देन टू पार्टीज हैव अ चांस ऑफ कमिंग टू पावर, या फिर कई बार वो अलायंस बनाकर भी क्या आ जाती हैं। जरूरी नहीं है कि आप ये वाले ब्रैकेट वाली लाइन लिखो, अगर याद रह जाए तो लिख देना, नहीं याद रह जाए तो इतना भी लिखोगे तो सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो गलत नहीं लिख के आना है गलत लिखोगे तो फिर मार्क्स कटेंगे। लिख के आना जितना अपने को लग रहा है सही है वो आप लिख सकते हो। क्लियर? यहाँ पे चाइना, यूके, यूएसए और इंडिया, ठीक है, जहां पर आप डेफिनेशन के साथ साथ में एग्जाम्पल दे सकते हो, तो एग्जाम्पल्स आर मस्ट। कोलिजन और अलायंस के बीच में डिफरेंस पूछा जाए तो देखो कोलिजन क्या होता है ना कि जब एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी बनाने के लिए सक्षम नहीं होती तो फिर वो क्या करती है, दूसरी पार्टीज के साथ में हाथ मिलाती है ना, और फिर उसके बाद में गवर्नमेंट फॉर्म करती है। लेकिन ये कब होता है? इलेक्शन के बाद होता है कि इलेक्शन के रिजल्ट आ गए हैं, अब यार हमको हमारी तो पार्टी सीट्स तो काफ़ी बाकी सारी पार्टी से ज़्यादा है लेकिन फिर भी बहुमत नहीं मिला है हमको, है ना, जितनी रिक्वायर्ड सीट्स थी उतनी नहीं मिली है, थोड़ी सी कम है, तो फिर वो ढूंढते हैं कि किसके साथ में हम गठबंधन कर सकते हैं। वही अलायंस क्या होता है ना कि शुरुआत से ही पार्टी जो है वो गठबंधन करके ही उतरती हैं।
ठीक है, कि हम ये दो पार्टी हैं, हमने गठबंधन कर लिया है, अब हम क्या कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में उनके रिजल्ट्स आते हैं। क्लियर? तो कोलिशन क्या होता है, व्हेन अ सिंगल पार्टी इज अनेबल टू गेट मेजॉरिटी इन द इलेक्शन देन टू और मोर पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म कोलिशन आफ्टर द इलेक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, व्हेन टू और मोर पार्टीज कम टुगेदर बिफोर इलेक्शन टू कंटेस्ट इलेक्शन, दोज पार्टीज आर नोन एज अलायंस। ठीक है, ये बिफोर, ये आफ्टर द इलेक्शन होता है कि भैया रिजल्ट ठीक ठाक नहीं रहा तो चलो अपन 3 4 या 2 भी मिल जाते हैं, और ये तो पहले से ही साथ में उतरते हैं कि हमको पता है कि साथ में उतरना सेफ रहेगा, तो ये पहले से साथ में उतरते हैं, उसको क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाया जाता है, अलायंस कहलाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस मुझे लगे कि आपको ध्यान में रखने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, या तो ये डिफरेंस के फॉर्म में आ जाएंगे, या डेफिनेशन के फॉर्म में आ जाएंगे, या फिर कंपैरिजन करने के फॉर्म में आ जाएंगे। अब क्वेश्चन आपको समझना है, मैंने आपको वो भी बता दिया कि कैसे कंपैरिजन के फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप दिमाग में अपनी चीज़ों को फिट करके रखना, और बिल्कुल ऐसे लाइन बाय लाइन रटने की ज़रूरत नहीं है, ये होता है, ये होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, ऐसे करके हमको अब इस मोमेंट पे पढ़ना है। तो जब आप हिंदी में कहानी समझ के दिमाग में रखते हो तो फिर एग्जाम में आपको पॉइंट्स बनाना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे ही लाइन बाय लाइन रटते चलोगे तो फिर वहाँ पर वो रटना ही, जैसे पहला ही शब्द भूल गए तो फिर पूरा का पूरा आंसर गायब हो जाएगा, ऐसी स्थिति वहाँ पे होती है। तो हमको क्या करना है, हमको लाइन बाय लाइन रटने की ज़रूरत नहीं है, शब्दों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अपन इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, या जो कीवर्ड्स है मेन कि आपको ये यूज़ करने हैं, तो वो कीवर्ड्स को दिमाग में रख लो भले से, तो उसमें भी आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, है ना। जैसे कि आपको साइमन कमीशन बोला है, तो साइमन कमीशन में न्यू टोरी गवर्नमेंट है ना, उसने क्या किया था, जॉन साइमन के अंडर कमीशन बिठाया था, और कब की बात है, 1927 1928 के अराउंड की बात है, 1928 बेसिकली आप लिख सकते हो। तो ये कुछ ऐसी बेसिक सी चीज़ें हैं जो उसके अंदर है। रॉलेट एक्ट बोला है तो आपको क्या लिखना है, उसमें आप लिख सकते हो कि वो जो 2 चीज़ें उन्होंने लागू की थी और कब की बात है। जलियांवाला बाग बोला है तो जनरल डायर का नाम अपने को लिखना ही लिखना है, बैसाखी फेयर अपने को बताना ही बताना है, ईयर का नाम लिखना है 13 अप्रैल 1919। तो ये कुछ चीज़ें अगर आपने लिख दी तो आपको नंबर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर आपने बीच में गाना भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मत लिखना है ऐसा, पर मैं बता रही हूँ, ठीक है। गाना वाना लिख के अपने को नहीं आना है, पर मैं एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ, कुछ चीज़ें आप जब ऐसे लिख देते हो ना तो टीचर को लगता है कि हाँ चलो इसको पता है, तो फिर वो दे देते हैं आपको। फिर वो मार्किंग स्कीम जिस हिसाब से आती है कि हाँ इस पे आधा नंबर मिलना ही चाहिए, तो फिर आपको मिल जाते हैं, है ना, भले आपको बाकी की आजू बाजू की चीज़ें ना पता हो। ठीक है, तो आपको बेसिक चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है कि इसकी ये बेसिक चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें, फिर कहानी तो हम अपने आप से फ्रेम कर लेते हैं, प्रॉब्लम हमको नहीं आती। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही। इसी तरीके से बहुत सारी वीडियोस आपको पूरे आपके एग्जाम टाइम में मिलने वाली है, तो आपको बने रहना है चैनल के साथ में, ताकि आप ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। मैं कोशिश करूँगी कि कुछ भी हम छोड़े ना, है ना, और आपको जितना छोटे से छोटे फॉर्म में हम देख सकते हैं, कम समय में दे सकते हैं, उतना देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, है ना। लंबा लंबा सेशन दे के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर आप टाइम पास ही करते रहते हो उसके अंदर, है ना, और टाइम वेस्ट ही होता है फिर हमारा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश करनी है। तो आप इनको एक बार ही लिख भी सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर आपने लिख दिया तो वहाँ पे फिर आपको फटफट आंसर्स बन जाएंगे। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।